नमस्ते। स्वागत है आपका आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज जो शख्स हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित हैं वो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य को उन्होंने सुनहरा रास्ता दिखाया है। सर आज़ाद सिंह चौहान जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धमनार में अभी कार्यरत हैं। आज हम बात करेंगे सर से उनके शिक्षा के सफ़र के बारे में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में और छात्रों के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद नीलेश। सर कोचिंग की उस ओरिएंटेड दुनिया को छोड़कर आपने एक शिक्षक बनने का फैसला किया, आखिर ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखो नीलेश, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कोचिंग का सफ़र वो होता है जी जिसमें जीवन के बिटर एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव प्राप्त होते हैं। जी। और कोचिंग करते करते मैंने एक बात सोची, मैंने कहा हम बच्चों से पैसे लेते हैं जी और उनको पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं जो सरकारी शिक्षक देता है। जी बिल्कुल सही बात। तो मैंने उसी दिन से एक डिसीजन लिया और ये सोच लिया था कि मुझे या तो यूपीएससी में जाना है या मैं एक शिक्षक बनूंगा। जी तो समय और परिस्थिति के अनुसार, मतलब कह सकते हैं हम कि पारिवारिक स्थितियों के अनुसार मुझे शिक्षक को ही चुनना पड़ा। जी। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक शिक्षक होना देश के लिए सबसे अच्छी बात है। जी ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ सर, एक कोचिंग क्लास के क्लासरूम में और एक सरकारी संस्थान के क्लासरूम में आपको सबसे ज़्यादा अंतर क्या लगा? मेन अंतर तो ये है कि जब हम सरकारी क्लासरूम में जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया के ऐसे गरीब तबके के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं जी जो इस वास्तविक दुनिया से अपरिचित है। जी और कोचिंग सेंटर में अधिकतर पैसे वालों के बच्चे आते हैं। जी और हम जानते ही हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं या पैसे वाले होते हैं वो अपने बच्चों को और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, और गरीब तबके के बच्चे और उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो वास्तव में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप जानते हैं हमने भी खुद ने सरकारी में ही पढ़ाई करी है। बिल्कुल सर, अक्सर सुनने में आता है, कई बार लोग भी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसी चुनौती, ऐसी समस्या लेकर आप किस प्रकार से बच्चों को उनका उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही नीलेश। आजकल शिक्षा के इस दौर में बाहरी इतने दबाव डाले जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा कि ये कार्य चुनाव का कार्य है, जनगणना के कार्य, बहुत सारे कार्य करवाना होते हैं उनके बच्चों के। हर तरह के बीएलओ का कार्य भी मिला है, बहुत सारे कार्य मिले हैं। तो उसमें क्या है कि एक शिक्षक की मानसिक स्थिति थोड़ी सी अलग हट जाती है कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। और जो शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक हैं उनमें एक चिढ़ से उत्पन्न हो जाती है कि विभाग के खिलाफ कि आप क्या कर रहे हो, हम यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं वो बच्चों को पढ़ाने के अकॉर्डिंग हुआ है। तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि बस बच्चे अच्छे से पढ़ें, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम जब क्लासरूम में जाते हैं तो वही बच्चों की मुस्कान देख के हमको पढ़ाने का आनंद आ जाता है। जी। ऐसा कोई शरारती बच्चा जिसका किस्सा आपको याद हो? हाँ, बहुत सारे बच्चे रहे, क्योंकि पिछले 17-18 सालों से प्राइवेट में भी पढ़ाया है और अभी 4 साल ही हुए हैं। जी। और अब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे वही अनुभव मिलता है जो पुराने थे, बस एक डिफरेंस आ गया है जो है मोबाइल का, जिसके कारण बच्चों में थोड़ी मानसिकता में कमी आई है। जी ये तो बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी महंगी कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाते हैं, जो वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को आपकी क्या सलाह है कि वो किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें? ऐसे बच्चों को मेरी एक ही सलाह है कि वो सबसे पहले पढ़ना सीखें और रीडिंग लगाना सीखें। उन बच्चों के लिए मार्केट में आज भी ऑफलाइन बुक्स बहुत सारी हैं
बहुत सारे जीके की बुक्स हैं, ऑफलाइन बुक्स हैं, वो बस घर पे बच्चा बहुत समय सारी दे। मेहनत की जरूरत है। हाँ, बस केवल बच्चे को समय देने की जरूरत है। उनके माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समय दे और मोबाइल से दूर रखें। अच्छा अच्छा। सर, तो जैसे कहा जाता है कि कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना या कोई बड़ी फील्ड में कोई बड़ा अफसर बना, तो उसने 15-15, 16-16 घंटे रेगुलर पढ़ाई करके जो है वो मुकाम हासिल किया है। तो क्या ऐसा करना संभव है या बिना इसके भी ऐसा किया जा सकता है? नहीं, बिना उसके भी किया जा सकता है, बस आपकी लगन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होता है कार्य के प्रति। आप घर का कार्य करते हुए भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। बस ये है कि आपको नियमित कुछ डेडिकेशन समय के लिए देना पड़ेगा। जी आपको पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि आप 2 या 4 घंटे आपका ऐसा शेड्यूल बनाएँ जी जो आपको बाहरी दुनिया से सबसे अलग करके ना आपको पढ़ने के लिए काबिल बनाए। पर उसमें एक बात और है नीलेश कि आपको बेसिक कोचिंग लेना ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जी आज के टाइम में जब तक बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक बच्चे आगे नहीं कर पाएंगे, जी जी जी। और ये बेसिक ज़रूरी है। अच्छा। सर, जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास पास करके 11 स्टैंडर्ड में आते हैं, तो वो सही विषय का चुनाव नहीं कर पाते। हाँ, अक्सर वो भीड़ को देखकर उस सही विषय बात। में घुस जाते हैं जहां उनके कुछ स्किल्स नहीं होते। तो ऐसे छात्रों को आप क्या राय देंगे? ये मैंने भी देखा है कि 10th कर लिया, 11th में मैथ्स लें, फिर बायो लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, तो बच्चों के सामने ऐसी विसंगतियाँ आती हैं। और बहुत बार क्या होता है नीलेश कि माता पिता को पर्याप्त गाइडेंस ना होने की वजह से, जी ग्रामीण क्षेत्र की जी बात जी करते हैं, शहरी क्षेत्र की बात ना करते हुए, जी क्योंकि शहर में तो ऑलरेडी वो सब पहले से अवेयर रहते हैं, तो वो बता देते हैं कि बच्चों को क्या करियर चुनना है। पर गांव में करियर के प्रति उदासीनता रहती है, तो इसलिए गांव के शिक्षक, गांव के जो पेरेंट्स होते हैं, जी वो ये सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति का लड़का या मेरे मित्र का लड़का ने आर्ट्स ली है तो ये भी आर्ट्स ले लेगा, इसने बायो ली है तो ये भी जी। बायो ले अक्सर लेगा। यही होता है, जो हाँ, दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं और जो दोस्त जो बस चुनाव करते हैं साथ साथ में, वो भी उस भीड़ को देख के उनके साथ चले जाते हैं। उनको ये मकसद मालूम नहीं है कि हमको ये अगर विषय ले रहे हैं तो हमको आगे क्या करना है। तो आगे जाके फेल होने की संभावना ज्यादा रहती बिल्कुल है। असफल होने की ज्यादा जी जी, वो करियर का चांसेस। चुनाव नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा। जी जी। अक्सर सर ये भी देखने में आता है कि जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों पर जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अपना खुद का सपना थोप देते हैं। तो ऐसे में अभिभावक को क्या करना चाहिए? कैसे बच्चों की मानसिक स्थिति को उनको समझना चाहिए? इसके लिए अभिभावक को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने बच्चे को जांचे, देखें कि उसका किस विषय में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। वो चाहे अभिभावक अनपढ़ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जी अगर वो केवल आके देखे बच्चा और पूछे कि बेटा आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है, तो अनायास ही बच्चा बोल देगा मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी साइंस होते अच्छी हैं लगती है। जिनको गेम्स ज्यादा पसंद होते हैं, जिनको पढ़ाई बिल्कुल समझ नहीं आती लेकिन वो गेम्स बहुत शानदार होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो वो गेम्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि जी। आजकल तो भारत में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहें आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। सर, अगर कोई छात्र बार बार किसी परीक्षा में फेल हो रहा हो, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? अगर कोई छात्र बार बार परीक्षा में फेल हो रहा है तो उसके लिए ये राय है कि वो अ, थोड़ा पारिवारिक जो जी मेल समाज में जाना आना बंद कर दे। जी दूसरा, अ, अपने जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, जो उसकी सबसे पसंद की चीज है, जिसमें वो सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसमें उस चीज ज्यादा को कर वो देते तो छोड़ खुश दे, रहता है वो। उस चीज को छोड़ दे, जी, क्योंकि ये संघर्ष का समय है। संघर्ष का और समय। इस समय अगर नहीं संभले तो फिर भविष्य में दिक्कत आती है। सही बात है सर। अभी अपने ही इलाके की एक बहुत ही सच्ची घटना है। अभी सीतामऊ में किसी बच्चे ने 10वीं का पेपर बिगड़ने से उसने सुसाइड कर लिया। सोशल का तो बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। बच्चे ऐसा कर ही लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अभिभावकों का भी थोड़ा सा तो होता इसमें है कि अभिभावकों की मतलब सहभागिता बहुत ही अनिवार्य जी जी मानी जी गई है कि जी जी आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। जी आप जी स्कूल से आते ही सीधे बच्चों के ऊपर प्रेशर न लगाते हुए उन्हें पहले अच्छे से उनसे ट्रीट करें। उन्हें हम बोलेंगे बच्चे आज आपने खेला, ये करा, क्या खाया, क्या आपके स्कूल में आज क्या अच्छी गतिविधि हुई, क्या अच्छी चीज, तो बच्चों को पहले मानसिक रूप से उसको परिपक्व कीजिए। जी उसके बाद फिर उनको बताइए कि आपको ये कार्य करना है। और कोई चीज जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने आप उस चीज को एब्जॉर्व कर लेगा जैसा माहौल होगा। इसलिए जी। आप माहौल घर में अच्छा बनाइए बच्चों बिल्कुल को। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। सर, आज का जो डिजिटल युग है,
हम सब देख रहे हैं कि सबके हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे वो जी। छात्र हो, छात्रा हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर आदमी के हाथ में जो है एक दूरसंचार मतलब सोशल मीडिया है, हर अकाउंट्स में वो उपलब्ध रहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है आज की, वो छात्र के लिए वरदान है या अभिशाप, अगर वो उपयोग किस प्रकार करें उसका? देखो नीलेश जी, अगर सही बताएं तो 12th क्लास तक तो कोई वरदान का काम नहीं करते हैं, क्योंकि जी। शिक्षक ही उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। जी, जी। पर आजकल क्या है कि आपने देखा होगा, पिछले 2-4 साल पहले जब कोरोना आया था, तो उस टाइम पे ये अनिवार्यतः लागू कर दिया गया था मोबाइल, जी। क्योंकि उस समय बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य था। इसलिए अब उस मोबाइल की आदत बन गई है, जी। तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं शिक्षकों की जिम्मेदारी है, नहीं, शिक्षक कहाँ तक करेगा? जी। शिक्षक केवल स्कूल तक सीमित है, बाकी उसका 1/3 हिस्सा उसको घर पे ही बिताना है, अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने माहौल के साथ। तो आपको एटमॉस्फेयर इतना अच्छा ढालना पड़ेगा और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। जी। जो वास्तविक चीजें काम की है, उसमें आप गूगल का यूज करें, चैट जीपीटी, जेमिनी का यूज एआई कर जो सकते आजकल हैं, बहुत सारे उपलब्ध जो हैं। बहुत अच्छे जी। सॉफ्टवेयर आ गए हैं जी, आजकल, जी। तो उनका यूज करके आप आराम से सीख सकते हैं। सर, हम देखते हैं कि अक्सर समाज में लोगों की एक शिक्षा को लेकर सोच बन गई है कि लड़का अगर अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा ये कोई कहाँ जरूरी तक सही है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आजकल आपको वास्तविक बात बताऊं तो अभी हाल ही की रिपोर्ट में भारत में केवल 3% ही सरकारी कर्मचारी है। जी। बाकी अब बताइए, आप 97 में कौन है? अच्छा। बिजनेस वाले, एक से एक बिजनेस करने वाले जी, हैं। जी। हर फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप शिक्षा, क्योंकि आजकल शिक्षा में भी हम बहुत सारे, इतना कंपटीशन हो गया है कि बच्चे मतलब सोचे हम तो मतलब बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि डेडिकेशन पूरा एक साथ निरंतर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। जी, जी। इसलिए आप कोई सा भी फील्ड में बिजनेस भी चुन सकते हैं, क्योंकि इसीलिए गवर्नमेंट ने हाल ही में वो वोकेशनल सब्जेक्ट भी चालू करे हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर जी, है, आईटी है, जो बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण करते हैं। जी, जी। इसलिए बच्चों को थोड़ा, वो जो पुरानी परंपरा थी ना कि हम पढ़ाई के साथ साथ, जैसे जापान करता है, कुछ रोजगार भी होना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर हुनर पैदा अच्छा, हो। अक्सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे देश के जो युवा हैं वो पढ़ लिख कर विदेश जाते हैं, वहां से कुछ नई चीजें सीख कर आते हैं और यहाँ कर अपना बिजनेस डेवलप करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी। हाँ, वो इतने, अब हम बोलते हैं हम शिक्षा लेके ना विदेश गए, ना विदेश से वापस वो शिक्षा लेके और यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मेन रीजन यही है ना कि अगर आपका जिस चीज में अच्छा मोटिव है, जिसमें आपका अच्छा डेडिकेशन है, वो कार्य करिए आप, उसमें आप अच्छा आगे जा सकते जी, जी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो छात्र पढ़ लिख कर बड़े कर्मचारी बन जाते हैं या बड़े गवर्नमेंट अफ़सर बन जाते हैं, वो अक्सर अपने समाज को, अपने आस-पास के माहौल को, रिश्तेदारों को समय नहीं दे पाते। तो सर, समय देना उतना ही ज़रूरी होता है कि नौकरी का समय देना ज़्यादा ज़रूरी होता है? हैं। वो सही बात कही नीलेश, पर क्या होता है कि सरकारी में वास्तव में वो व्यक्ति समय देना तो चाहता है पर दे नहीं पाता है, क्योंकि जी। आजकल इतनी जिम्मेदारियां, इतने बोझ आ गए हैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिए जाते हैं और पूरी तरह से भर्तियां नहीं की जाती है, क्योंकि आजकल प्रभार में ही कार्य चल रहा है। जी, जी। इसलिए वो व्यक्ति अकेला, अगर उसको एक पद दिया जाए तो वो काम कर लेगा, जी। लेकिन अगर उसको 2-3 प्रभार दे दिए जाए तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। हाँ, मुमकिन नहीं जी, है। जी, वो मुमकिन नहीं है। हाँ, सर, आखिरी सवाल हमारा आपसे यही है कि आप छात्र और अभिभावक को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे, जो उनके भविष्य को एक सुनहरा रास्ता दिखाए? मैं छात्रों से और उनके अभिभावकों से एक ही अपील करता हूँ जी। कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक बनाएं, जी। क्योंकि सर्वप्रथम शिक्षा ही जी। मेन संपूर्ण नियम के लिए धुरी है। जी, जी। और शिक्षा के साथ में आप उनको धार्मिक और ऐतिहासिक जो पुरानी हमारा जो बुक्स हैं, हिस्ट्री जो है हमारी। जिसको हम अपन बोलते हैं पौराणिक जी, साहित्य, जी, जी। मैथोलॉजिकल बुक्स, उनका यूज कराएं, जैसे गीता है, भागवत है। जी। इनसे उस बच्चे के अंदर एक संस्कार आएगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, वो सुबह उठकर योग करे, प्राणायाम करे, उसके बाद वो अगर पढ़ाई करेगा तो जो एक साधारण बच्चा पढ़ाई करता है उसकी तुलना में वो
जैसे साधारण बच्चा 10 घंटे पढ़ाई करता है, तो जो योग प्राणायाम कर रहा है, जो संस्कारी है या जो इन नियमों का पालन कर रहा है, वो 3 या 4 घंटे में उस चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा और मेमोनिक्स के माध्यम से पढ़े। आजकल बच्चे क्या दृश्य और चित्रों के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। केवल रटन विद्या नहीं रखना है। और पेरेंट्स का एक ही कर्तव्य रहेगा उसमें कि बच्चों के प्रति थोड़े स्थिर थोड़े मतलब स्थायी रूप से स्ट्रिक्ट बने, क्योंकि अभी बचपन में शिशुअवस्था और किशोरावस्था में 17 साल की उम्र तक बच्चों को आप जितना पीटोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये समय शिक्षा का ग्रहण करने का होता है और उसमें वो बुरा नहीं मानेगा, वो सीखेगा। उसके बाद फिर युवा अवस्था, वो बच्चा अगर आपने बचपन अच्छा निकाल दिया तो युवा अवस्था भी संस्कारों में ही जाएगी और वो आगे बढ़कर बड़ा होकर IAS IPS या कोई भी अच्छा शिक्षक या कोई भी अधिकारी या अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। जी सर, आशा करता हूँ कि आज का जो हमारी जो चर्चा का विषय था वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा होगा। आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।